नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम 5 तारीख से अपना संधि का चैप्टर करेंगे और अभी आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से कैंडिडेट हैं ऐसे मुझे जो कमेंट करते हैं कि मैम आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, इसलिए हमें डिमोटिवेशन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो अगर कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा है तो इसमें आपको डिमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर सब देख करके ही चलता है। अगर टीचर ने ये बोला है ना किसी ने कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी या करवा दूंगा, तो वो उसकी अर्थात टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है आप सभी को सिलेबस कंप्लीट करवाने की। इसलिए आपको ये चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। ये कुछ आप सभी को पता है कि टीजीटी का अभी तक हमारा जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो चुका है। 90% से ऊपर ही हमारा टीजीटी का कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमारे 2 या 3 टॉपिक रहते हैं। एक रहता है हमारा षड वेदांग, एक रहता है हमारा संधि का चैप्टर और एक रहता है हमारा उपसर्ग, और हो सकता है विशेषण विशेष्य भी रहा हो। बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो हम इनको अभी हमारे पास 1 मंथ शेष है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ करवाया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से बस ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक जितना कंटेंट यूट्यूब पर मैंने डाल दिया है, क्या आपने वो सभी क्लासेस देख ली है? अगर देख ली है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम आपने जितनी भी आज तक यूट्यूब पर क्लास डाली है एसटीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो सभी क्लासेस हमने देख ली है। तो इससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या सिर्फ और सिर्फ यही देखते हो कि मैम क्लासेस डाल रही है या नहीं डाल रही। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्लास डालना ही पर्पज नहीं है, मेरा पर्पज ये भी है कि आप साथ साथ अपनी तैयारी भी करो। और तैयारी करने का मीन्स यही होगा कि आप अपनी रेगुलर क्लासेस देखते हो और आप अपने जो हैंडमेड नोट्स बना रहे हो उनको रीड करते हो, उनकी रिवीजन करते हो। तो साथ साथ ये भी होना चाहिए। और जो पीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष कि हो सकता है मुझे इतना समय ना मिल पाए कि मैं आपको सभी बुक एक एक करवा पाऊं, क्योंकि बुक भी बहुत है, कम से कम 25 से 30 है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको बुक से पढ़ना क्या क्या है। आप ये मत सोचना कि मैम इतनी बड़ी बुक हो जाती है, एक एक बुक को पढ़ने में हमें कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं, तो हम उसको कैसे कवर करें, इतने में तो हमारा एग्जाम हो जाएगा 2-3 बुक में ही। तो आपको ऐसे पढ़ना ही नहीं है। मैंने आपको स्पेशली बता रखा है कि आपको जो बुक है वो किस प्रकार से पढ़नी है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बता रखी है संस्कृत की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं शुरू हमारा संधि का चैप्टर, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। और आपका इंतजार, वो कहते हैं ना, जितना आप ज्यादा सबर करते हो उतना ही उसका फल जो है वो मीठा होता है। तो हम संधि को उतने ही अच्छे लेवल पर उतने ही अच्छे से करेंगे, चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं संधि का चैप्टर। सबसे पहले संधि संधि के बारे में जान लेते हैं कि संधि होती क्या है। तो सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि जो हमारी संधि शब्द है, संधि किस प्रकार से बना है इसका हमें पता होना चाहिए। तो संधि जो है इसमें सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग, दा धातु और की प्रत्यय, की प्रत्यय अर्थात सम प्लस धा प्लस की से क्या बनता है, हमारा संधि शब्द बनता है। क्या बनता है? संधि शब्द। और एक और ये कि अब आप बोलोगे कि मैम ये जो संधि शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, हमें इसकी प्रक्रिया भी जाननी है। तो इतना डीपली आपके एस्टेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है।
आपको ये पूछा जा सकता है कि जो संधि शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो हमारा की प्रत्यय हो जाता है। और जो धातु है वो धा धातु है, और उपसर्ग है वो सम उपसर्ग है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो ये संधि शब्द है ना बच्चों, संधि शब्द, ये संधि शब्द जो है ये पुल्लिंग में चलता है। किस में चलता है? पुल्लिंग में। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमसे ये इसका लिंग भी पूछा जा सकता है कि संधि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। आप सभी जानते हैं कि हम जैसे ही ई की मात्रा देखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग होगा। ऐसा नहीं है। जो हमारा संधि शब्द है वो क्या है? एक पुल्लिंग है। जैसे हमारा कवि शब्द होता है, कवि, तो कवि भी हमारा क्या है? एक पुल्लिंग ही है। पुल्लिंग में ही चलता है। कवि, कवि, कवय है, कविम, कवि, कवि। तो इस प्रकार से ही हमारा संधि का रूप चलता है। संधि का रूप हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि संधि कौन से लिंग में है। संधि शब्द जो है तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। अब है कि पाणिनि जी ने अपनी जो क्या है, अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत कौमुदी में हम बोल सकते हैं, तो उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है। सूत्र क्या है? प्रह सन्निकर्ष, प्रह सन्निकर्ष संहिता। इसकी जो वृत्ति है वो क्या है? वर्णानाम अतिशयिदम सन्निधि सन्निधि संहिता संज्ञासात। क्या लिखा गया है कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञासात, अर्थात वर्णों के परस्पर मेल को। सन्निधि क्या होता है? सन्निधि का अर्थ है जोड़। क्या है? सन्निधि का अर्थ जोड़। क्या कहलाती है? हमारी संहिता संज्ञा। संहिता क्या होती है? संहिता होती है हमारी संधि। क्या होती है? संधि। अगर हमसे एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है कि जो संधि है, जैसे हम संधि लिखते हैं, हमेशा से हमें यही आदत है संधि, लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है? हमें संधि शब्द को संहिता में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो संहिता शब्द है ये क्या है? संधि का ही पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं हम इसको। संधि का ही अन्य नाम क्या है? संहिता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो संहिता है, ये संहिता का अर्थ हमसे पूछा जा सकता है, तो ये क्या होगा? हमारा संधि सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो पाणिनि जी ने कहा है, तो ये सूत्र का अर्थ क्या है? संधि कहते हैं। चलिए, ये हमारा अर्थ हो गया है संधि का कि संधि होती क्या है। इसके बाद हमने ये सूत्र कर लिया है कि जो ये वैसे एक क्या है, ये जो सूत्र है ये क्या है? संहिता संज्ञा सूत्र है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, संहिता संज्ञा सूत्र। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि संहिता संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। वर्ण परः सन्निकर्ष संहिता, इसकी वृत्ति हो जाएगी वर्णानाम अतिशयित है सन्निधि संहिता संज्ञासात, अर्थात वर्णानाम वर्णों के अतिशयित अर्थात अत्यधिक सन्निधि जोड़ को या आपस में मेल को संहिता अर्थात संधि संज्ञा अर्थात पहचानी जाती है या संधि के रूप में जानी जाती है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं कि कुछ टर्म्स होती है संधि की जो हमें विशेष रूप से जाननी जरूरी है, तभी हमें आगे कुछ समझ में आएगा, अन्यथा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पर मैं एक एग्जाम्पल भी इसके बता देती हूँ आपको।
उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आलय। तो ये जो हमारा उदाहरण है यहाँ पर क्या है, ये दोनों आ प्लस आ मिल करके क्या हो जाते हैं, दोनों आ हो जाते हैं। तो इन्हीं अंतिम अक्षरों के जोड़ को ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है पूर्व पद। और ये जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, उत्तर पद। और इन्हीं का आप सभी को पता है आपस में मेल होता है। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। और पहले पद के अंतिम अक्षर और दूसरे पद अर्थात उत्तर पद के शुरू के अक्षर को मिला करके ही एक हम संधि बनाते हैं, उसी को हम संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ और आ मिल करके अंतिम आ, ये हमारा जो आ है ये, और आलय का आ मिला करके दोनों हमारा क्या हो जाता है, आ हो जाता है। और हमारा रूप क्या बन जाता है, विद्यालय बन जाता है। क्या बन जाता है, विद्यालय। इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो हम जैसे जैसे संधि करेंगे तो संधि के जैसे जैसे सूत्र आते जाएंगे उसी के हिसाब से हम अपने उदाहरण को देखेंगे। अदरवाइज आपको क्या है कि डिफिकल्टी होगी। और हमसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे हमसे विद्यालय शब्द दे दिया गया, तो हमसे ये पूछा जाता है कि विद्यालय शब्द की सिद्धि किस सूत्र से होती है, अर्थात जो संधि हो रही है यहाँ पर विद्यालय शब्द में, ये किस सूत्र से हो रही है। तो ये हम साथ साथ में जैसे जैसे हम सूत्र को कवर करेंगे वैसे वैसे हम इनके उदाहरणों को देखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम कुछ टर्म्स करते हैं जो हमें जाननी जरूरी है। वो क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा एक आता है जिसको हम बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं, आगम। ये हमें पता होना चाहिए कि आगम क्या है और लोभ होता है वो क्या होता है, तो पहले ये जान लेते हैं। और आप बोलोगे कि मैम क्या सिर्फ हमें ये पता ही होना चाहिए या एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा आगम शब्द है इसके लिए एक सूत्र आता है हमारा मित्रवद, मित्रवद आगम। आप इसको सूत्र बोल सकते हैं या इस आगम शब्द का एक लक्षण बोल सकते हैं या कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, इसकी एक परिभाषा समझ सकते हैं। तो मित्रवत आगम का मतलब क्या होता है कि दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच किसी नए शब्द का आना, किसी नए वर्ण का, नए वर्ण का आ जाना, आ जाना आगम कहलाता है। क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। क्या होता है आगम, अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे एक बेंच है, हम स्कूल में बैठते हैं मान लीजिए, तो बेंच क्या होता है हमारा, बेंच होता है हमारा, वैसे दो बच्चों के बैठने के लिए ही बेंच को बनाए जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही हमारा कोई मित्र आता है तो हम क्या करते हैं, उस बेंच पे तीन बैठ जाते हैं। हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता था, हम क्लास में तीन ही बेंच पर बैठते थे, चाहे वो हम एमए लेवल के ही क्यों ना हो। हम एमए टाइम में भी एक बेंच पर तीन बच्चे तो क्या कहेंगे, हम तो बड़े हो चुके थे एमए में, तीन लोग ही बैठते थे एक बेंच पे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा बेंच है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो यहाँ पर एक लड़की जैसे ऑलरेडी बैठी हुई है, एक यहाँ पर ऑलरेडी बैठी है, तीसरी कोई एंट्री करती है और वो हमारी क्या है, एक फ्रेंड है। क्या है, एक फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स मित्र कह सकते हैं हम, सहेली कह सकते हैं, कुछ भी। आप सभी जानते हैं फ्रेंड का मतलब क्या होता है। तो वो रूम में एंट्री करती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम खुद इधर खिसक करके उसको यहाँ पर बिठा देते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं कि तू बीच में बैठ जाए, या फिर हम उसको इस साइड बिठा देते हैं और इधर वाली इधर हो जाती है। लेकिन बैठेंगे हम तीन ही, हम अपनी फ्रेंड को कहीं और बैठने नहीं देते हैं, हम उसको बीच में घुसा लेते हैं। तो यही इसमें बोला गया है कि मित्रवद आगम, अर्थात हम किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती हमें। हम क्या करते हैं, सिर्फ जैसे हम अपने बेंच पर एक मित्र को, अपनी सहेली को एंट्री देते हैं, इसी प्रकार से दो वर्णों के बीच किसी नए शब्द को, किसी नए अक्षर को, किसी नए वर्ण को ग्रहण कर लिया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। जैसे मान लीजिए शिव प्लस छाया शब्द है एक, शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया शब्द है यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा रूप बनता है वो क्या बनता है, शिव। आई होप आपको इतना नीचे विजिबल नहीं होगा। तो हमारा जो रूप बनता है वो क्या बनता है,
शिवच छाया, ये हमारा रूप बनता है। तो ये जो हमारा च है, च, तो यहाँ पर च का क्या हो जाता है, च का क्या हो जाता है, यहाँ पर आगम हो जाता है। हमें किसी प्रकार की च से कोई दिक्कत नहीं है इस शब्द के अंदर। इस शब्द के अंदर हमने ऐसे का ऐसा ही हमने क्या कर लिया है, च को यहाँ पर रख लिया है। हमें इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीच में किसी शब्द का आ जाना और वो ना किसी और अन्य शब्द को दिक्कत करे और वो एज इट इज उस शब्द में रख देना ही हम क्या कहते हैं, उसको आगम कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, वृक्ष प्लस छाया, यहाँ पर करवा देती हूँ मैं, वृक्ष प्लस छाया। तो यहाँ पर वृक्ष प्लस छाया के बीच में क्या हो जाता है, च का आगम हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है, वृक्ष च छाया। ये हमारा क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो च है ये एज इट इज यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया है। तो इसका आगम क्या हो जाएगा, मित्रवत, मित्रवत आगम। और उसके बाद हमारा आता है एक आदेश। अब आदेश क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, आदेश क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। चलिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम किस प्रकार से, तो ये मैं एक बार आपको ये सारी टर्म्स करवा देती हूँ। आदेश क्या होता है, लोभ क्या होता है, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इससे मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो दूसरा हमारा जो आता है वो क्या है, आदेश। क्या है, आदेश, आदेश। अब आदेश क्या है, आदेश है हमारा शत्रुवत आदेश। क्या है, शत्रुवत आदेश। तो ये जो हमारा सूत्र है शत्रुवत आदेश, आप इसको सूत्र समझ सकते हैं, लक्षण समझ सकते हैं, परिभाषा समझ सकते हैं आदेश की। तो ये क्या कहता है, ये क्या शत्रुवत आदेश है। यहाँ पर आप देखते ही समझ रहे होंगे कि पूर्व स्थित किसी वर्ण में, पूर्व स्थित, स्थित किसी वर्ण में, किसी वर्ण में, पूर्व स्थित किसी वर्ण में नए वर्ण का परिवर्तन हो जाना, नए वर्ण, पूर्व स्थित किसी वर्ण या कोई वर्ण कह सकते हैं, पूर्व स्थित किसी वर्ण का नए, ऐसे लिख सकते हैं आप, पूर्व स्थित किसी वर्ण का, पूर्व स्थित किसी वर्ण का नए वर्ण में परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। परिवर्तित हो जाना आदेश कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि पूर्व स्थित किसी वर्ण का नए वर्ण में परिवर्तित हो जाना, वो हमारा क्या होता है, शत्रुवत आदेश होता है। जैसे हमने मित्रवत आगम पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि दोनों वर्णों के बीच में कोई नया अक्षर आ रहा था और शुरू के वर्ण में और आखिर के वर्ण में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पूर्व स्थित वर्ण, पूर्व स्थित वर्ण मीन्स की, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल है हमारे पास इको यंची सूत्र का। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यदि धन अपि, यदि प्लस अपि, तो यहाँ पर यदि प्लस अपि है, तो ये जो ई है, अंतिम ई है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो हमारी ई है, ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये य में परिवर्तित हो जाएगी। किस में हो जाएगी, य में। तो ये जो ई है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, य में। और ये हमारा फिर ए जुड़ करके क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यद्यपि। हम इस यद्यपि को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होता है। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा द हलंत है, द और य हलंत, द और य और ए, ये जुड़ करके ही हमारा क्या बन जाता है, द बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यद्यपि शब्द बन जा रहा है। अब आप इसको द को दे करके ये मत समझ लीजिएगा कि ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर की गणना इसमें नहीं की जाती है। संयुक्त अक्षर और जो अक्षर वगैरह होते हैं उन सभी का ज्ञान मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है कि संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं।
आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। अब आपने पहले वाले सूत्र में देखा कि देखो, दोबारा से बताती हूँ, शिव प्लस छाया, तो ये क्या बन रहा था, यहाँ पर चय का आगम हो रहा था और ये किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा था। शिव का शिव पूरा आया था और क्षय का क्षय पूरा आया था, बीच में चय का आगम हुआ था, तो ये हमारा शिव छाया बना था। लेकिन यहाँ पर जो है अंत में ई है और इस ई को क्या कर दिया है, इस ई को इसने ये में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को शत्रुवत आदेश कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे कोई और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ई के स्थान पर यह आदेश होता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल, सुधी प्लस उपास्य, देखिए सुधी प्लस उपास्य, तो यहाँ पर जो हमारा सुधी प्लस उपास्य है, यहाँ पर अंतिम में क्या है, ई है, और इस ई को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये के अंदर, और ये फिर क्या बन जाता है, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये जो यह हुआ है, ये कैसा आदेश हुआ है, ये क्या क्या हुआ है, यहाँ पर आदेश हुआ है, क्या हुआ है, आदेश। तो हमसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि यहाँ पर ये जो यह हुआ है, ये आदेश हुआ है, आगम हुआ है, या क्या हुआ है। हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे उठा करके पूछे जाते हैं, वो मैं आपको प्रश्न बताती हूँ। चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ आप सभी से, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मैं ये मानूंगी कि आपको ये समझ में आ गया है। और इसका जो जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर जो है वो आपको कल की क्लास में दिया जाएगा। आज नहीं बताऊंगी मैं इसका आंसर क्या होगा, आपको कल की क्लास में बताना है। मैं आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ, आप दोनों के मुझे कमेंट करके बताओगे। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, शत्रुवत डैश। ऑप्शन नंबर 1 आगम, ऑप्शन नंबर 2 लोप, ऑप्शन नंबर 3 शब्द, ऑप्शन नंबर 4 आदेश। क्या होगा सही ऑप्शन, आप मुझे साथ में लिख करके बताइएगा। और फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, एज इट इज प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सेम प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपसे पूछे जा रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि मैम ने अपनी तरफ से बनाए हैं। फिर है हमारा मित्रवत डैश और क्वेश्चन मार्क। ये डैश है, मतलब यहाँ पर आगे आएगा क्या, ये आप सभी समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लोप, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वर्ण, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आगम। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अच्छे से लिख करके बताना ताकि मुझे समझ में आ सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही क्लास मैं आज अपलोड कर रही हूँ और आपका जो रिप्लाई है वो 3 से 4 दिन बाद या हफ्ते बाद आता है, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया था, तो फिर मैं ये ही नहीं बता पाती आप सभी को कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। इसलिए कमेंट पर आपका तभी ध्यान दिया जाएगा जब आप अच्छे से करोगे उसको, क्वेश्चन को, कि क्या क्वेश्चन आपने पूछा था और इसका आंसर क्या होगा, तभी आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं है। अन्यथा आपको नहीं बताया जाएगा। अगर आप सीधा ही लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2, तो आपका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है। अब हमारी एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लोप। लोप क्या होता है, तो हम लोप को जानते हैं पहले। लोप जो है उसको हम क्या कहते हैं, लोप का अर्थ ही क्या होता है, लोप कर देना, अर्थात लुप्त कर देना, हम इसको शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं, लुप्त कर देना। तो ये जो हमारा लोप करना है ये क्या कहलाता है, अदर्शनम लोप है। इसका एक सूत्र आता है हमारे पास, अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप है।
अर्थात जो दिखाई न दे उसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। ऐदर्शनम लोप है, अर्थात पूर्व स्थित किसी वर्ण को जो विशेष विषय द्वारा हटा दिया जाता है। क्या है ऐदर्शनम लोप का अर्थ? यहाँ पर जो लोप है हमारा कि पूर्व में स्थित, पूर्व में स्थित किसी, पूर्व में स्थित किसी वर्ण को विशेष नियम द्वारा, विशेष नियम द्वारा द्वारा हटा दिया जाता है, दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। और लोप करने के लिए पहले आप सभी को पता है इत संज्ञा होती है, फिर लोप होता है। क्या होता है? इत संज्ञा और फिर लोप होता है। लोप किससे होता है? लोप होता हमारा तस्य लोप है से लोप हो जाता है उस शब्द का। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया यहाँ पर, हमने इत संज्ञा सूत्र पढ़े थे तो हमने उसमें कोई उदाहरण देखा था। जैसे मान लीजिए हमने एक शाकन शब्द ले लिया, हमने शाकन, तो यहाँ पर जो शाकन है, शाकन शब्द की पहले इत संज्ञा होगी, उसके बाद क्या होगा, इसका लोप। शाकन शब्द की पहले किस सूत्र से इत संज्ञा होगी? शाकन शब्द की पहले इत संज्ञा होगी हमारी श है, प्रत्यय। ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इत संज्ञा करने वाले हमारे टोटल 6 सूत्र है, तो हमने एक एक करके अच्छे से कवर कर रखा है। तो यहाँ पर पहले श प्रत्यय से इस सूत्र से क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और इत संज्ञा करने के बाद किस सूत्र से, तस्य लोप है से इस जो श शब्द है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, शेष आकन। क्या बच जाएगा, आकन। और यहाँ पर न की भी संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर अकशेष बचता है। ये आप सभी को पता ही है, मैंने ऑलरेडी संज्ञा सूत्र करवा रखे हैं, तो आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इत संज्ञा सूत्र इतना अच्छे से और डीपली से करवा रखा है, बिल्कुल इजी लेवल से सभी को साथ में लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि पहले स्थित किसी वर्ण को विशेष नियम द्वारा, तो यहाँ पर विशेष नियम क्या हो गया, शाकन शब्द में स प्रत्यय से इत संज्ञा कर दी हमने, और इत संज्ञा के बाद इसका लोप कर दिया, तो यहाँ पर इसको हटा दिया गया है, इसी को हम लोप बोलते हैं। अर्थात ये ऐसा नहीं है कि किसी वर्ण के बीच में आता है लोप, ऐसा नहीं है। लोप होता है कि लोप कहीं से भी कर सकते हैं हम, यहाँ से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, बीच से भी कर सकते हैं। लोप कहीं से भी किया जाता है, ऐसा इसका कोई नियम नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ लोप आगे ही होगा या लोप बस बीच में ही हो सकता है, कोई विशेष नियम नहीं है। जिस भी अक्षर की या वर्ण की हमें आवश्यकता पड़ती है हम उसका लोप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला सूत्र है वो आता है प्रकृति भाव। क्या है प्रकृति भाव, ये हम जान लेते हैं। प्रकृति भाव क्या होती है? प्रकृति भाव वैसे एक संधि भी होती है, लेकिन एक ये टर्म के रूप में भी हम जानेंगे कि प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है। प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों इसको रख देना। क्या है? ज्यों का त्यों, कोई प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होता है, सिर्फ ये ध्यान करके रखिए। प्रकृति भाव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जैसी प्रकृति है वैसा का वैसा ही रख देना ही हम उसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। वैसे हम प्रकृति भाव क्या होता है उसके उदाहरण कौन कौन से हमें करने हैं, वो जब हम प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि जो पढ़ेंगे तब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना कि प्रकृति भाव में किसी प्रकार की संधि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा हमें उदाहरण दिया गया है वैसा ही उसका क्या बन जाएगा, एक समस्त पद बन जाएगा। वैसा ही उसका एक क्या बन जाएगा, वैसा ही उसका प्लस लगा करके जो हम बनाते हैं, विग्रह करते हैं संधि का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, विच्छेद करते हैं या विग्रह करते हैं तो वो हमारा बन जाएगा सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्या है एग्जांपल, हरी, रुकिए एक बार, देखो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे अमी, ईशा,
तो ये जो हमारी संधि है वो संधि क्या कहती है कि हम इसको ई और ई को मिला करके यहाँ पर दीर्घ संधि हो जानी चाहिए और यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए, अमीषा शब्द बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, अमीषा। लेकिन यहाँ पर अमीषा शब्द बन क्यों नहीं रहा है, इसका यही कारण है कि यहाँ पर अमीषा शब्द इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये प्रकृति भाव संधि है, न कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी और सिर्फ हमारी क्या होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। और ये हमारा रूप क्या बन जाएगा, हमारा रूप बन जाएगा अमी धन ईशा, अर्थात जैसा था वैसा का वैसा ही बन जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव में यहाँ पर ये जो प्लस का निशान लगा है ये हटा दिया जाएगा जब हम समस्त पद करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रकृति भाव की जैसा का जैसा ही लिख देना, प्रकृति भाव होता है। फिर हमारा एक और टर्म आती है जिसको हम वर्ण विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विकार। वर्ण विकार, तो वर्ण विकार भी आप सभी जानते ही हैं, विकार का अर्थ ही क्या होना है, परिवर्तित होना। क्या हो जाता है, परिवर्तित होना। मार्कर भी चलना बंद हो गया है, परिवर्तित होना। तो ये हमारा जो वर्ण विकार है ये क्या कहता है कि वर्ण का परिवर्तित हो जाना। अर्थात मान लीजिए कि जैसे मैंने लिख दिया वाक धन हरि, वाक प्लस हरि, तो ये जो हमारा वाक प्लस हरि है, यहाँ पर ये जो हमारा कै शब्द दिया गया है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गै में। किस में हो जाएगा, गै में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाग हरि। क्या कहलाएगा, वाग हरि। और एक और संधि भी होती है जिसमें है को भी चेंज कर दिया जाता है और गै बन जाता है, वो आप संधि के साथ साथ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्ण विकार हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ण विकार। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ऐसी ही प्रक्रिया हमने आदेश में भी करी है। तो आदेश क्या होता है, आदेश में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसको चेंज करके लिख दिया जाता है। जैसे हमने ई लिखी तो ई को हमने य बना दिया, ऊ लिखा तो ऊ को हमने वह बना दिया। तो ये हमारे होते हैं आदेश। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कै वर्ण दिया गया है तो कै वर्ण को ग में ही परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है वर्ण विकार हो जाता है। यहाँ पर हमारा स्वर होता है आदेश में, ये भी ऊ भी हमारा क्या है, स्वर है। और यहाँ पर जैसे ई को ऊ और री को रे होता है तो ये भी हमारा री स्वर होता है। इसी प्रकार री को लय होता है तो ये भी हमारा क्या है, स्वर होता है। मतलब कि स्वर को व्यंजन में परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है, आदेश। और जो व्यंजन का व्यंजन में ही परिवर्तन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण विकार। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, कल से हम अपनी यण संधि से शुरुआत करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा 4 से 5 दिन में हम अपना संधि का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।